Hello, hello, hello. Welcome to Geno IAS. Welcome to the Hindu newspaper analysis. आज 5 सितंबर है 2024 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। मैं आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत इसलिए कर रहा हूँ इतना जोर से क्योंकि आज से ये आपके लिए शुरू हो रहा है द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। ये डेली न्यूज एनालिसिस इतना डीप होगा कि आपको न्यूज़पेपर खुद से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये इतना अच्छे से कवर करेगा आपकी हर एक चीज को कि आपका प्रीलिम्स और आपका मेंस दोनों तैयार हो जाए साथ साथ में। इसके साथ साथ आपका स्टैटिक जो भी न्यूज आर्टिकल आप पढ़ोगे उसका स्टैटिक पोर्शन आपका इसके साथ ही यहीं पे इसी वीडियो में कवर हो जाए। ऐसी हम ऐसा हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। जीनो आईएएस आपके लिए ये वीडियो शाम के 6 बजे इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि जितने भी आप मार्केट में देख रहे हो वीडियोस, जितने भी यूट्यूब पे आ रहे हैं वीडियोस, वो सुबह जल्दी में आपको उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं दे रहे हैं। हमने पूरा मार्केट का रिसर्च किया है, एक पूरी टीम बिठाई है जो इस द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस का मटेरियल इकट्ठा करते हैं। ये मटेरियल इकट्ठा करने में हमारी हेल्प करते हैं और उसके बाद ये वीडियो शूट होता है और उसके बाद ये वीडियो बनता है। इतना ही नहीं, जीनो आईएएस आपके लिए इस द हिंदू न्यूज़पेपर के वीडियो में डेली एक यूपीएससी का एमसीक्यू जो यूपीएससी ने पिछले साल पूछा होगा वो डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, इसकी नॉलेज और इसके पीछे का लॉजिक। ये क्वेश्चन लॉजिकली कैसे सॉल्व हो सकता है, दोनों चीजें आपको समझाएंगे, दोनों चीजें आपको सिखाएंगे। हर दिन आपका शुरू ही होगा न्यूज़पेपर एनालिसिस इसी क्वेश्चन के साथ, ताकि आप न्यूज़पेपर में अपना माइंडसेट ठीक रखें कि कोई भी न्यूज़ आर्टिकल आता है, उस न्यूज़ आर्टिकल में अगर क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है या किस न्यूज़ आर्टिकल में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इतना ही नहीं, बाकी सब वीडियोस को हटा के, पूरे यूट्यूब की वीडियोस को हटा के आप ये देख लो एटलीस्ट न्यूज़पेपर में हर दिन 8 से 10 न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते ही है। अगर आपको कोई वीडियो 2 या 4 न्यूज़ आर्टिकल्स में आपको बोल रहा है कि आपका हिंदू हो गया, आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट हो गया, तो आप समझ जाइएगा ये बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम है, जिसको हमारे अजीत सर बहुत ही खूब बताते हैं कि ये बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है। इसके बाद आपके वीडियो में स्टैटिक करंट, जो मैंने पहले ही बोला, करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज होगा उसका स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट्स को अलग अलग करके समझाया जाएगा हर एडिटोरियल के, कि एडिटोरियल में से, न्यूज में से प्रीलिम्स में क्या आ सकता है और मेंस में क्या यूज हो सकता है। यू विल लर्न द आर्ट कि आप न्यूज़पेपर को अपने आंसर्स में यूज कैसे कर सकते हो। ठीक है। इतना सब सीखने के बाद बस यहीं पे आपका एंड नहीं होगा, यहीं पे आपकी तैयारी खत्म नहीं होगी। आपको हर दिन एडिटोरियल के बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वो क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे और वो आंसर आप हमारे सोशल मीडिया पे सबमिट करेंगे। वंस यू सबमिट दैट आंसर, आपको उस आंसर का मॉडल आंसर भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको वीक में एक बार सेशन लेके ये समझाया भी जाएगा कि एक्चुअल में आंसर राइटिंग कैसे होती है। ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए, अजीत तिवारी सर से जुड़ने के लिए आप इन नंबरों का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास ये नंबर है और इसको हमारे अजीत सर बहुत ही ब्यूटीफुली बोलते हैं वाव अप्रोच, दैट इज व्हाट्सएप ऑडियो एंड वीडियो अप्रोच। ठीक है। जिसमें आप टेक्स्ट पे कंफर्टेबल है तो आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे चैट कर सकते हैं। आपको ऑडियो में कॉल पे बात करना है तो
तो आप अपने मेंटोर से कॉल पे बात कर सकते हैं, और वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या गूगल मीट पे आप मिलना चाहते हैं तो आप चाहे कितने भी रूरल के कॉर्नर में, पॉकेट में आप रह रहे हो, आप तक हम पहुंच के आपसे यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे, ताकि हर एक बच्चे का सपना पूरा हो कि उसने एटलीस्ट अपने जीवन में एक बार ट्राई किया, अपने जीवन में कोई कमी नहीं छोड़ी, अपने जीवन में अपना 110% दिया इस एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके साथ हम शुरू करेंगे डेली न्यूज एनालिसिस द हिंदू का। आज के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये सारे आर्टिकल्स इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आप ये समझ जाओ कि ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये आर्टिकल्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे पहला आर्टिकल है सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये आपका सोशल सिक्योरिटी का टॉपिक है। सोशल सिक्योरिटी आपका सोशल जस्टिस पेपर में आता है, और सोशल जस्टिस आपके मेंस के जीएस 2 का पार्ट है। वैसे ही एक्सरसाइज तरंग शक्ति, पिछले साल 2024 में एक्सरसाइज मैत्री के नाम पे क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगले साल, इसीलिए यहाँ पे ये आर्टिकल आया है, इसीलिए हम यहाँ पे एक्सरसाइज तरंग शक्ति को समझेंगे। इसके बाद इंडिया एंड ब्रूने के रिलेशंस। ब्रूने एक बहुत ही छोटा देश है जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी का इस बार विजिट हुआ है। विजिट करने के बाद वहां के सुल्तान से मिले हैं, और वहां पे कुछ बातें हुई है, वहां पे कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया है, वो कौन सा रिपोर्ट है वो भी देखेंगे। इसके बाद आज तक अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आपने ये देखा होगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ही, अगस्त के महीने में ही, सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट के ऊपर बात किया। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट हाँ, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसी सब क्लासिफिकेशन के ऊपर हमें यह समझना होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के व्यूज क्या थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोल के गए कास्ट के लिए, कि क्या हमें जातिवाद करना चाहिए और जातिवाद को खत्म कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बस इतना सुना होगा कि उन्होंने बोला एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, बट बस यही एक चीज नहीं थी जो डॉक्टर अंबेडकर बोल के गए। उन्होंने बहुत सारी और भी चीजें बोली कास्ट के ऊपर, उन्होंने मूवमेंट्स चलाई कास्ट के ऊपर, ये सब चीजें हम देखेंगे। एक आर्टिकल आया है डेथ और रेप के ऊपर। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट, जो अभी वेस्ट बंगाल ने एक नया बिल लेके आए हैं असेंबली में, उस बिल के बारे में बात करते हैं। इसके बाद व्हाट इज द इशू ऑफ शादी की एज को इंक्रीज करना। हिमाचल प्रदेश ऐसा एक पहला स्टेट बना है जिसने शादी की एज को 21 साल कर दिया, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। अब इस चीज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है सोसाइटी में, सोसाइटी में ही नहीं सोशल लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और जूरिस्प्रूडेंस को लेके कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सब चीजें देखेंगे। फेम 3 स्कीम और कुछ प्लेसेस इन न्यूज, जो कि आपको पता होगा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वो सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, यहाँ इस रीजन से हर साल ही क्वेश्चन पूछ लेता है, कहाँ पे, अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां प्लेसेस इन न्यूज पूछी जाती है। ठीक है, इसीलिए ये आर्टिकल भी हम डेली डिस्कस करेंगे। नाउ हम आपको वादा कर चुके हैं कि हर दिन आपको सिखाएंगे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जाने के लिए आपको बैठ के, यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर कुछ नहीं आता है तो, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो आप इस टॉपिक को कैसे आंसर करोगे, ये चीजें सिखाने का वादा किया है हमने। यहीं पे हम प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2024 के पेपर में पूछा था, जिसका नाम है, क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, DILRMP, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर
क्या क्या स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या ये स्टेटमेंट्स ठीक है या गलत है। देखिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये 100% फंडिंग करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्लान की। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये कैडेस्ट्रल मैप्स को डिजिटाइज करेगा। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है विच विल ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेजेस टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को ऐसे देखा जाए तो ये समझ में आने वाली चीज नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, यहाँ पे पहला वर्ड है डिजिटल। इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन। आप मॉडर्नाइज कर रहे हो किसी चीज को और आप डिजिटाइज कर रहे हो किसी चीज को। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि आप मैप्स को डिजिटाइज कर रहे हो और ऊपर डिजिटल मिशन ही है, डिजिटाइज करने के लिए ही मिशन आया है, तो स्टेटमेंट ठीक हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कि ये जो इनिशिएटिव है ये ट्रांसलिटरेट करेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यूजुअली हमने देखा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स या तो उर्दू में, या तो हिंदी में, या तो किसी ऐसी लैंग्वेज में होते थे जो लोकल लेवल पे समझ नहीं आती थी, या फिर ऐसी लैंग्वेज में होते थे जिसको हम यूजुअली हर जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते थे। ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में समझने के लिए इस चीज को लोकल लेवल पे प्रॉब्लम ये होती थी कि लोकल्स को समझ में नहीं आता था। एक ऐसे इंसान को जिसने बस हिंदी पढ़ी है, अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, उसको समझ में नहीं आता था। और यहाँ पे यही चीज का फायदा उठा के आप इन एक्सेसिबिलिटी का फील, आपको इन एक्सेसिबिलिटी फील होती थी कि आपके पास आपके लैंड के रिकॉर्ड्स नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा वहां पे लिखा क्या गया है। ठीक है। अब इतना समझने के बाद आपको ये भी समझना होगा कि ये जो इनिशिएटिव है ये यहाँ पे ईज प्रोवाइड कर रहा है, ये यहाँ पे इजी बना रहा है कि आप ईज ऑफ गवर्नेंस लेके आ रहे हो किसी एक फील्ड में। और जब भी कोई मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम आएगा, जब भी कोई चीज आपके लिए आधुनिक हो जाएगी, आपके लिए नई हो जाएगी, तो वो आपके लिए, जैसे इंडस्ट्रीज आ गई तो आपका काम आसान हुआ, वैसे ही जो चीजें नई आ रही है वो आपका काम आसान करने के लिए आ रही है। वैसे ही ये वाला स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है कि ये प्रोग्राम आपके लैंड रिकॉर्ड्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए ईज आउट कर रहा है। तो दिस इज ईज ऑफ गवर्नेंस विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। वाई? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आएगी तो वो लॉजिकल सी बात है, लोगों को आसान करने के लिए, काम करने के लिए, उनका आसान काम करने के लिए प्रोग्राम लेके आएगी। तो ये दो स्टेटमेंट्स तो हमने जान लिए कि ये ट्रू हो सकते हैं हमारे बगैर जाने भी, हमें अगर नॉलेज ना हो तब भी ये सच हो सकते हैं। बट पहला ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें याद रखना है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि न्यूज़पेपर में, आपकी बुक्स में हजारों फैक्ट ऐसे होते हैं, उन हजारों फैक्ट में से बस 100-200 फैक्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको समझने होते हैं, उनको याद रखना होता है 100-200 फैक्ट को, कि क्या मैं इन 200 फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट याद रखूं और कौन सा नहीं। ये वो फैक्ट है जो आपको याद रखने की जरूरत है। हर स्कीम में आपको बैठ के रटना नहीं है कि कितना फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है, कितना फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, कितना फंडिंग प्राइवेट प्लेयर्स पार्ट कर रहे हैं, प्ले। ठीक है। तो वो नहीं करना है। जैसे हमारी एक स्कीम है अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है। कि नेशनल लेवल पे एक ऐसा रिसर्च का आर्किटेक्चर बनाया जाए, उसमें 75% ऑफ द फंडिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर से रेज करने की कोशिश करी जा रही है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे जहां पे 100% ऑफ द फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही हो। ये कोई ऐसा फैक्ट है जो आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है। कि कौन सी स्कीम के अंदर 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, आंसर है डी। पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, दूसरे दो आपको पता ही थे, मैंने बस आपको समझाए। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दो तीन चीजें और भी याद रखनी है
ये जो प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आपको एक चीज याद रखनी है कि एक 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड बनाया जाएगा लैंड रिकॉर्ड्स के कोऑर्डिनेट से, कि कौन से लैटिट्यूड पे और कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ये लैंड रिकॉर्ड या ये लैंड पार्सल पड़ता है। इस लैंड पार्सल के सराउंडिंग में कौन कौन से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इनको हम जियो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से 14 अंकों का और 14 नंबर्स का, डिजिट्स का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल ABCDE F1 2 3 4 6 7 8, ठीक है। ऐसा कोई कोड बना दिया जाएगा जो 14 डिजिट्स का हो, वो यूपीआई की तरह, वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर की तरह आपके उस लैंड पार्सल को अटैच कर दिया जाएगा, और उस नंबर के द्वारा उस लैंड पार्सल की डिटेल्स एक्सेसिबल हो सकती है, ठीक है। कि ये किसका है, कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, इसकी एंसेस्ट्री क्या है। इससे क्या होगा, वो यूनिक पार्सल आपके उस नंबर से पहचाना जाएगा, जैसे आपको एक आपकी आधार की आइडेंटिटी के बेसिस पे पहचाना जाता है, वैसे ही। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद ट्रांसलिटरेशन होगा, जो हमने देख लिया। सी डैक पुणे जो एक एजेंसी है, ये इसको रिकॉग्नाइज, इसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ये ट्रांसलेट करने की या ट्रांसलिटरेट करने की रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। ट्रांसलेशन अलग होती है, ट्रांसलिटरेशन अलग होती है, ठीक है। इनटू 22 लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेजेस? जो लोकल लैंग्वेजेस हमारे शेड्यूल 8 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में जो हमारी 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है, उनमें ये इसको ट्रांसलेट कर सकते। ये तीन चीजें हमें याद रह गई, बस इतना काफी है हमारे लिए। इसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हम हिंदू का डिस्कशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे कोर्सेज जान लें। जैसे ऐसा पहली बार हुआ है यूपीएससी की इंडस्ट्री में कि आपके लिए एक ऐसा ऑप्शनल का कोर्स जो आपकी हर एक चीज को कवर करेगा। आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड सेशंस है, लाइव सेशंस है, और 2025 और 26 दोनों साल के एस्पिरेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का आपका फाउंडेशन कोर्स है। आपके इंग्लिश लैंग्वेज को और आपकी हिंदी मीडियम, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों को ये फीचर करने वाला है ये कोर्स। बहुत ही कम प्राइस पे अजीत सर आपके लिए लेके आए हैं। ये जीएस का एक ऐसा कंपोनेंट है, ज्योग्राफी, जो सब लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी से हो जाएगा, और एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं लोग, जीसीडियोंग पढ़ लेते हैं लोग, बट एक्चुअल में मैप्स याद नहीं रहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। ये भी नहीं समझ आता कि ऑक्सबो लेक बनता कैसे है, और ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स और जो अलुवियल लैंडफॉर्म्स है, जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स है, इन सब में कितने अंतर है और कौन सा लैंडफॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। आपके लिए बहुत ही इजी करने वाले हैं अजीत सर इन कोर्सेज को, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको ज्योग्राफी पूरी याद हो जाएगी। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक एक कंपोनेंट के लिए कोई कोचिंग आपको अलग अलग से कोचिंग प्रोवाइड कर रही है हर एक कंपोनेंट के लिए, कि आपको जो भी कंपोनेंट आपका वीक है आप बस उसी की कोचिंग कीजिए। आपको ऐसे लूटा नहीं जाएगा फाउंडेशन कोर्स के नाम पे, ठीक है। इसके बाद जीएस ज्योग्राफी, जो मैंने बोला बेसिक से लेके एडवांस तक, यही कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसी कोर्स में आपका वाव अप्रोच भी रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, 75 क्लासेस इसमें होंगी, और 150 आवर्स का एक कोर्स होगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी ऐप, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा हिंदी चैनल, और अजित तिवारी सर का एटीएस, ये आप इन तीनों चैनल्स पे जाइए। यहाँ पे बहुत सारा जो है आपको मटेरियल मिलेगा, आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको अच्छे अच्छे सिलेबस ओरिएंटेड वीडियोस मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा जो पूरे यूट्यूब पे गंद मचा हुआ है, या पूरे यूट्यूब पे आपको समझ ही नहीं आ रहा किसको फॉलो करें और किसको ना फॉलो करें।
अजीत सर का ये एक स्पेसिफिक चीज है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऐरे गैरे को नहीं लेके आएंगे। ठीक है, जब तक कोई ऐसा इंसान जो 3 साल 4 साल 5 साल तक काम करके ना आया हो, और काम करने के साथ साथ उसने ये भी ना किया हो कि वो बैठ के अपना एग्जाम निकाला हो खुद से पहले, तब तक वो अपनी चैनल पे किसी को नहीं लेके आएंगे। ठीक है, इसके बाद जीनो आईएएस का ऐप आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, जो क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करोगे अपने एग्जाम में सक्सेस के लिए। ठीक है, लास्ट में यही सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपको यूट्यूब पे डेली कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगा, जहां पे आपको रोज सुबह 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और डेली बेसिस पे आप अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सकते हो, अपने जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहां तक हो गया आपको क्या क्या मिल सकता है जीनो आईएएस से जुड़ने के बाद। ये सब चीजें फ्री में है, ये सब चीजों का आपको पैसा नहीं देना है। आपके लिए हिंदू का एनालिसिस लेके आ रहे हैं, ये भी आपको फ्री में ही मिल रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इतना ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। So, with this Geno IES theme and with the mercy and blessings of Almighty, let us begin the discussion of the Hindu newspaper. आज के हिंदू न्यूज़पेपर में जो पहला हेडलाइन आया था, दैट इज अबाउट सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा पेंशन पेमेंट सिस्टम है, अगर आप इसके वर्ड्स को समझे तो ये सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, कि पेंशन का जो पैसा है वो पे कैसे होगा, वो एक सेंट्रलाइज तरीके से पे होगा। बस इतना समझना है, इतना आपके लिए काफी है। क्यों काफी है और इतना समझने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आप देखो कि कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अंडमान एंड निकोबार में पोस्टेड है ना। अब उस बेचारे को पेंशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के बाद, वो बार बार अंडमान एंड निकोबार नहीं जा सकता ना। अगर वो कहीं फॉर एग्जांपल आप समझ लो वो राजस्थान का गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राजस्थान का रहने वाला है, या वो रिटायरमेंट के बाद सेटल हो रहा है राजस्थान में, अपने गांव वापस जा रहा है, तो वो बार बार अंडमान एंड निकोबार नहीं जाएगा पेंशन के पैसे के लिए। इसीलिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया है और ये जनवरी 1 2025 से लागू होगा। ठीक है, ये ईपीएफओ के मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का पार्ट है। इससे होगा क्या कि जितने भी 78 लाख पेंशनर्स हैं अभी करंटली ईपीएफओ के अंदर, या एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के अंदर, ये सब के लिए ये इजी होगा कि वो किसी भी शहर में रह के अपना पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, समझने की बात यह है, ये जो डिसबर्समेंट होगा पेंशन का, दिस विल बी थ्रू आउट इंडिया विदाउट एनी नीड फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स। ठीक है, वो उनको ट्रांसफर नहीं करने पड़ेंगे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह तक। क्लियर यहां तक? और यहां पे एक और चीज याद रखनी है, दैट ईपीएफओ का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, जिसका फुल फॉर्म है साइट्स 2.01। ये प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप समझो कि ये डिसबर्समेंट होगा पेंशन के पैसे का 1 जनवरी 2025 से, किसी भी जगह से, ऑल ओवर द इंडिया। अब इतना समझा? और इसी के अंदर सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम काम करेगा 78 लाख पेंशनर्स के लिए। क्लियर? ये 3 पॉइंट्स हमने समझ लिए, ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद समझते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम, और जो रिसेंटली न्यूज में था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, यूपीएस और एनपीएस। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है दैट वी विल मूव ऑन फ्रॉम एनपीएस टू यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है, बट यहाँ पे हमें समझना यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के की फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, यूपीएस के की फीचर्स, दिस इज बेस्ड ऑन द टीवी स्वामीनाथन रिपोर्ट रिव्यू ऑफ एनपीएस।
एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था टीवी सोमनाथन कमेटी। उन्होंने एनपीएस को रिव्यू किया और उसके बाद उन्होंने यूपीएस सजेस्ट किया। यूपीएस में क्या होगा, इट लेट्स जो 2004 के बाद के एम्प्लॉयज है वो चूज करेंगे कि उनको यूपीएस या एनपीएस के अंदर पेंशन स्कीम में आना है। पेंशन स्कीम मतलब रिटायरमेंट के बाद का पैसा। दिस स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 को ये स्कीम लागू होगी। दिस विल इंश्योर दैट 50% सैलरी का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की 50% जो सैलरी है, 50% सैलरी का अमाउंट इनका पेंशन में कन्वर्ट हो जाए, या जितना इन्होंने लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी। लाइक अगर कोई इंसान आप अपने 60 इयर्स के करियर में या 60 इयर्स की एज में रिटायर हो गया, ठीक है, रिटायर हो गया 60 साल का, और वो 59th या 60th ईयर में जो लास्ट के ईयर में सैलरी ड्रॉ कर रहा था वो 50,000 रुपए थी, ठीक है, 12 महीने तक उसने कंटिन्यू 50,000 रुपए की सैलरी निकाली, तो 50,000 का आधा हो गया 25,000 रुपए। इतना ये सैलरी अमाउंट जो 25,000 रुपए का है, ये इसको मिलेगा पेंशन, ठीक है, 50% ऑफ दी एवरेज बेसिक पे ओवर 12 मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, देयर कैन बी एन ऑप्शन ऑफ मर्जर बिटवीन ओपीएस एंड एनपीएस, ठीक है, क्लियर, सो दैट वी बैलेंस आउट द फिजिकल पॉसिबिलिटीज एंड फिजिकल पॉलिसी, क्लियर। इसके बाद हमें गारंटीड पेंशन मिलेगा 12 महीने का, जितना मैंने बोला 25 साल की सर्विस अगर मिनिमम दी है तो जो लास्ट के 12 मंथ्स का सैलरी है उसका 20%, लास्ट के मंथ का सैलरी जो है उसका 50%। मिनिमम गारंटीड पेंशन विल बी देयर। मिनिमम गारंटीड पेंशन में हमें समझना है 10,000 रुपए का पेंशन होगा। और फैमिली पेंशन इन केस ऑफ रिटायरी डेथ, फैमिली विल रिसीव 60% ऑफ द पेंशन जो उसको मिलने वाला था। अगर फैमिली का चीफ कंट्रीब्यूटर है इंसान, जो फैमिली में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ब्रेड विनर है, वो बंदा अगर मर जाता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट के रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलने वाला था उस पेंशन का 60% फैमिली को मिल जाएगा एज फैमिली पेंशन, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी होगी। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का मतलब यह है कि जो भी पेंशन का अमाउंट होगा, इस पेंशन के अमाउंट के साथ इनको डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। ये डियरनेस अलाउंस कितना होगा, ये डियरनेस अलाउंस फॉर एग्जांपल आपको 10% मिल गया, पेंशन के अमाउंट का 10% डियरनेस अलाउंस है, बट ये डियरनेस अलाउंस जो है ये इंक्रीज होता जाएगा विद इन्फ्लेशन। जितना इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उतना ही ये डीए भी इंक्रीज होता जाएगा विद द टाइम पीरियड। अब इसके साथ एक और बेनिफिट ये है कि एक लंप सम सुपर एनुएशन पे आउट मिल जाएगा इन लोगों को, ठीक है, जब ये रिटायर करेंगे। ये एक इतना पैसा मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को रिटायरमेंट के टाइम पे 10 लाख रुपए मिल गए, ठीक है, 10 लाख रुपए मिल गए, 10 लाख रुपए के साथ साथ उसको ग्रेट्युटी अमाउंट अलग से मिलेगा जो हर बंदे को पेंशन के टाइम पे मिलता है, ठीक है। और इस यूपीएस में जो फंडिंग होगी, अब यूपीएस की स्कीम है, एनपीएस की स्कीम है, एनपीएस की स्कीम में क्या होता है कि एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और वही लास्ट में उसको वापस मिलेगा। वैसे ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी एम्प्लॉय अपनी सैलरी का डेडिकेटेड 10% कंट्रीब्यूट करेगा, किधर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। और इसके साथ साथ 18.5% कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। सर्विस ईयर मिनिमम होने चाहिए 25, 25 सर्विस ईयर फॉर फुल पेंशन, एंड फॉर मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 रुपए उसको 10 साल की सर्विस देनी होगी। क्लियर यहां तक समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा तरंग शक्ति एक्सरसाइज के ऊपर है। अभी ये तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो है ये दो फेजेस में होने वाली है। ये सबसे पहले समझो कि ये एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। ये एयर एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस्ड है रेड फ्लैग एक्सरसाइज से, जो कि यूएसए में होती है, ठीक है। इस साल भी ये एक्सरसाइज यूएसए में होगी एज फेज 1 ऑफ तरंग शक्ति।
अब ये फेज 1 बोलेंगे आप कब होगा, ये फेज 1 ऑलरेडी हो चुका है। ये कब हो चुका है, ये जून 2024 में हो गया था। ठीक है, कब हुआ था, 4 से लेके 14 जून तक ये तरंग शक्ति का फेज 1 हो गया था। तरंग शक्ति का फेज 2 ये इंडिया में होगा, और ये इंडिया में हो गया। ये कब हुआ, ये अगस्त में हुआ। ठीक है, अगस्त के महीने में ये हो गया कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में 10 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया में अगर आप देखो तो ये जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन से हुआ है, और जोधपुर में एक टीम है जिसका नाम है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में 10 देश पार्टिसिपेट करने वाले थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई और यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देश यहां पे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है। इसके बाद आपको यह भी समझना है कि इंडिया ने यहां पे जब पार्टिसिपेशन किया तो उन्होंने रफाल जेट का भी इस्तेमाल किया, और कुछ और जो जेट्स है उनका भी इस्तेमाल किया, और जर्मनी ने यहां पे A400M एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन किया। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, दैट इज कि इंडिया ऐसी पहली है, पहली फर्स्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, फर्स्ट मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है ये, जो इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, जिसमें इतने सारे देश एक साथ आके एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये इंडिया की पहली ऐसी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया, हमें ये वाला आर्टिकल भी कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद फ्रंट पेज पे ही एक और न्यूज थी। ये न्यूज है ब्रूनी से रिलेटेड। ब्रूनी देश कहां पे है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ब्रूनी एक बहुत ही छोटा देश है। ये इस रीजन में पाया जाता है, जो कि एक पूरा आइलैंड है, बोर्नियो का आइलैंड। बोर्नियो के आइलैंड में एक साइड में मलेशिया है, एक साइड में बोर्नियो है, और मलेशिया के एक साइड में कौन सी सिटी है, ये कौन सा देश है, ब्रूनी। ब्रूनी में एक सुल्तान का राज है। ये एक मोनार्क है जिनका नाम है सुल्तान हसन अल बोल्काई। सुल्तान हसन अल बोल्काई जो है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क है। ठीक है, इस कंट्री की कैपिटल जिसका नाम है बंदर सेरी बेगावन, ये कैपिटल जो है, यहां पे मोदी जी गए हैं और यहां पे उन्होंने इस सुल्तान से बैठ के बातचीत करी है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया अभी हुआ क्या है। ब्रूनी की कुछ और पार्ट्स को समझना जरूरी है। ब्रूनी का एक प्रोविंस है बेलियात, टूटोंग एंड तेम्बुरोंग। ठीक है, इनकी अपनी अपनी कैपिटल्स है, जिसका नाम है बंगर, ट्यूटोंग एंड कोला बेलियात। क्लियर, ये तीन चीजें हमने समझ ली, ब्रूनी को समझ लिया बस। अब समझते हैं बड़े इशू। ठीक है, और बड़ा इशू क्या है कि इंडिया इतनी छोटी सी कंट्री में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो और अगर आपको आइडिया हो कि ये है चाइना। ठीक है, और ये चाइना यहां पे एक 9 डैश लाइन क्लेम करता है। ये क्या बोलता है कि इस लाइन के अंदर जितने भी आइलैंड्स है, वो सारे आइलैंड्स, और ये जितने भी छोटे 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 स्मॉल आइलैंड कंट्रीज यहाँ पे है, ये सारे आइलैंड कंट्रीज चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे चाइना कब्जा कर रहा है इन सारे आइलैंड्स के ऊपर। बट इन्हीं आइलैंड्स के ऊपर वियतनाम भी बोल रहा है कि नहीं, ये आइलैंड्स मेरा है। यहाँ पे फिलीपींस भी बोल रहा है नहीं, ये चाइना का आइलैंड नहीं है, ये मेरा आइलैंड है। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप अवेयर हो, और अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्कर्मिशेस हो रही है, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कन्फ्रंट्रेशन हो रहा है कंट्रीज का आपस में।
फिलीपींस ने भी पिछले साल चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया कि नहीं भाई, ये तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये सब हमारा है और हमारा आइलैंड है, तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है। वियतनाम भी आंखें दिखा रहा है चाइना को। वैसे ही अब समझने की बात यह है कि अगर आप देखो लार्जर जियोपॉलिटिक्स में इंडिया यहाँ पे सबसे नजदीक है और इंडिया के पास यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही बड़ा हाथ है कि इंडिया यहाँ पे इस रीजन को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में सब कंट्रीज इसको देखती है। वैसे ही यहाँ पे ये छोटी सी कंट्री है ब्रूनी, और यहाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं और ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर है जो यहाँ पे विजिट करने गए हैं, बाइलेटरल विजिट पे गए हैं। इससे पहले एक बार मनमोहन सिंह गए हैं, बट बाइलेटरल विजिट वो नहीं था, ये पहला बाइलेटरल विजिट है हमारा। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब समझना यह है, इसके साथ दो और पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं कि हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसरो का यहाँ पे ब्रूनी में एक टेलीमेट्री है जिसका नाम है टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन, जो इस रीजन में लोकेटेड है। कहां पे? ब्रूनी में लोकेटेड है। फर्दर हमें यह भी याद रखना है कि इस इंडिया और ब्रूनी ने एलएनजी पे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे, उसकी सप्लाई पे, कोऑपरेशन पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन बॉन्ड साइन किया हुआ है। बोथ कंट्रीज वांट कि अपनी डिफेंस के कोऑपरेशन को और अपनी जो एनर्जी के कोऑपरेशन को इम्प्रोवाइज करें। ब्रूनी इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मोदी जी ने यहाँ पे बोला है। ठीक है, क्लियर यहां तक? हमारी चीजें सारी खत्म हो गई, हमने समझ लिया ब्रूनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जो बोल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से होगा क्या कि डिक्रीज होगा लेबर का इनकम। अरे भाई साहब, लेबर का इनकम क्यों डिक्रीज होगा? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से लेबर का इनकम क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट एक रीजन दिया जा रहा है। रीजन क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से होगा क्या? दो चीजें हो सकती है। जो इंडस्ट्री है, दो चीजें हो सकती है। एक तो इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉस्ट ऊपर से पड़ेगा कि उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल्स खरीदने पड़ेंगे, पहला चीज ये। दूसरा, एआई की वजह से एक और रीजन ये भी है, एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी है, एआई की वजह से इनका काम इजी होगा और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, हो सकता है इनको एम्प्लॉयज भी कम करने पड़े। अब यहाँ पे तो ये लोग कॉस्ट बचा रहे हैं और यहाँ पे इनको कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है। होगा क्या इवेंचुअली? जिस इंसान को ये अभी तक फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए की सैलरी दे रहे थे, उसी इंसान को ये कल को बोलेंगे कि आप 8,000 रुपए की सैलरी ले लो, या वही इंसान 8,000 रुपए की सैलरी पे काम करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जॉब लॉस ऑलरेडी हो चुका है 10,000 वाला, बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ एआई। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम है क्या? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024। ठीक है, अ फॉल इन लेबर इनकम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई स्टडी। The major reason for this is that the impact of technological innovation in the last 2 decades, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई है वो एक मेजर रीजन है इस चीज का। इन इनोवेशंस की वजह से हुआ क्या है? लेबर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है एंड आउटपुट हैज आल्सो इंक्रीज्ड, बट दे कैन आल्सो रिड्यूस द लेबर इनकम शेयर। क्यों? क्योंकि अब ये इनकम का शेयर ये कॉस्टिंग में चला जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर बोला। जो पैसा लेबर को जा रहा था वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को खरीदने में जाएगा। दैट इज द मेन रीजन इस लेबर के इनकम के डिप में। ठीक है, ये वाला आर्टिकल भी समझ में आ गया। अब इसमें समझना ये है कि ये आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या चीज है? आईएलओ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ये 1946 में यूनाइटेड नेशन की
स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी। इससे पहले आईएलओ जो है 1919 में क्रिएट हुई थी अंडर द लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्साई में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई 1946 में। आईएलओ के हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका फाउंडिंग मिशन क्या है? इसका फाउंडिंग मिशन है सोशल जस्टिस, विच इज एसेंशियल टू लेबर इश्यूज को देखना, सोशल जस्टिस को देखना। ठीक है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना लेबर्स को। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में नोबेल पीस प्राइज मिला। ठीक है, और ये पीस प्राइज इसलिए मिला बिकॉज ऑफ द परसुएशन ऑफ डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया आईएलओ क्या है और क्या कहानी है आईएलओ के पीछे। इंडिया आईएलओ का मेंबर है। हाँ, इंडिया आईएलओ का मेंबर है। अब बात करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की। एडिटोरियल सेक्शन में देखो, ये न्यूज़पेपर का एनालिसिस जो है ये ऐसे बनाया गया है कि आपका काम इजी हो जाए। ये 1 घंटे का वीडियो होगा, 1 आवर वीडियो। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो जो पॉइंट मैं बोलूंगा, जो जो पॉइंट मैं लिखूंगा, वो पॉइंट आपको एक पेज पे लिखते जाना है। आपको लास्ट में ये पता चलेगा कि आपका एक पेज का नोट बना है टोटल द हिंदू से, और आपको बस 1 घंटे में द हिंदू न्यूज़पेपर कंप्लीट हुआ। बट करना क्या है? करना यह है कि आपको न्यूज़पेपर खोलना है अपने सामने, और आपको ये वीडियो खोलनी है अपने सामने, और आपको समझ आएगा कि आपको इस वीडियो में से, इस न्यूज़पेपर में से कौन कौन सा पॉइंट लिखना है और कौन कौन सा पॉइंट छोड़ना है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब ये जो एडिटोरियल है ये बात कर रहा है सब क्लासिफिकेशन की। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन किस चीज की? सब क्लासिफिकेशन कास्ट की। सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट। क्यों करेंगे हम सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट? सबसे पहली चीज है कास्ट। ये एडिटोरियल बात कर रहा है एक चीज की और एक केस की जिसपे सुप्रीम कोर्ट का अभी अभी रिसेंटली जजमेंट आया था। वो सब चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट पहले मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूं कि कास्ट इंडिया में अभी क्या पोजीशन है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या पोजीशन है। तो आर्टिकल 341 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, 341 के अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर मिला है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करे, प्रेसिडेंट डेलीगेट करे, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करे या डेजिग्नेट करे। 3 चीजें क्या? एक कास्ट, एक रेस और एक ट्राइब। ठीक है, अगर 3 चीजें प्रेसिडेंट ने डेजिग्नेट कर दी, इसमें से किसी को भी डेजिग्नेट कर सकता है प्रेसिडेंट एज शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 341। ये आर्टिकल याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है। शेड्यूल कास्ट इनको क्यों डेजिग्नेट किया जाएगा? इस कास्ट को शेड्यूल कास्ट क्यों डेजिग्नेट किया जाएगा? बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट इज हिस्टोरिकल अनजस्टिस। हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ये पॉइंट याद रखने हैं। हिस्टोरिकल इनजस्टिस का मतलब यहां पे क्या है? मतलब है अनटचेबिलिटी। ये पॉइंट्स ऐसे ही याद रखने, ये एक्सप्लेनेशन ऐसे ही याद रखनी है। अगर आप 2011 की सेंसस की बात करो तो इंडिया में इट इज अराउंड 16.6% पॉपुलेशन जो हमारी है, इट बिलोंग्स टू एससीज, एंड 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एसटीज। क्लियर यहां तक? सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली बोला है, ग्रुप किया है, दैट there should be reservation and 15% of the reservation in education and public employment should go to these two uh, proportions of population. Further, अगर आपको पता हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में 341 के साथ साथ देयर इज वन मोर आर्टिकल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 14 which talks about equality, article 15 clause 4 which talks about that state should make
स्टेट को ये काम करना चाहिए कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, याद रखना है इस चीज को, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, ठीक है। और स्टेट क्या करेगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो भी है उनको या शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करेगा, कुछ स्पेशल प्रोविजंस लेके आएगा, जैसे रिजर्वेशन। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज और क्लॉज 4A, सॉरी, क्लॉज 4A एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, ये तीनों आर्टिकल्स बात कर रहे हैं किसके बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, और रिजर्वेशन इन पोस्ट्स एंड सर्विसेज प्लस रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑल्सो, ठीक है। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि कास्ट रिजर्वेशन और कास्ट में हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, इसीलिए कास्ट को इतना ज्यादा हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सिग्निफिकेंस दे रहे हैं, समझ में आ गया ये चीज। बट समझने की बात ये है कि यार ये बस कास्ट ही नहीं है, ठीक है, कास्ट के अंदर सब कास्ट भी है, ठीक है। और प्रॉब्लम यहां पे शुरू होती है कि एक कास्ट के अंदर 10 सब कास्ट है, आपने कास्ट को बोल दिया कि ये शेड्यूल कास्ट हो गया, इस कास्ट को सारे बेनिफिट्स मिलने लग गए रिजर्वेशन के। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, जिस इंसान ने एक बार इस सर्टिफिकेट का फायदा उठा लिया, रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया, आगे बढ़ गया, वही एक सेक्शन, वही एक फैमिली जो है आगे बढ़ रही है, उसी का ग्रोथ हो रहा है, उसी का डेवलपमेंट हो रहा है। बट जो सब कास्ट है, जो बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रोडन सब कास्ट है, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ कास्ट लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चमार्स होते हैं दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मांग एंड महार्स, ठीक है। दो कास्ट यहाँ पे और लिखे गए हैं, वन इज, सॉरी, वन इज मांग एंड अनदर इज महार, ठीक है। दोनों कास्ट के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है दैट चमार्स जो है वो इन दोनों कास्ट को अनटचेबल समझते हैं। अब आप देखो दैट वन कास्ट इज प्रॉस्परिंग, द अदर टू आर नॉट प्रॉस्परिंग। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें थोड़ा सा और नीचे लेवल पे जाके इन दो कास्ट के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। यही स्टेप्स कुछ स्टेट्स ने लिए। इस स्टेप में सबसे पहला स्टेप लिया था पंजाब गवर्नमेंट ने, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट ने 1975 में एक चीज करी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला और बोला कि जो हम 25% की रिजर्वेशन दे रहे हैं शेड्यूल कास्ट को, ठीक है, इस 25% की रिजर्वेशन को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक हम देंगे पर्टिकुलर एक सेक्शन को जिसमें आएंगे वाल्मीकि और मजहबी सिक्स, ठीक है। और जो बाकी रिजर्वेशन का कोटा है वो हम बाकी सारी कम्युनिटीज को दे देंगे, जो बाकी सारे कास्ट हैं उनको दे देंगे। ये 1975 की बात हो गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने एक और 2000 में एक और सिमिलर ऐसा ही नोटिफिकेशन निकाला, बट 2004 में, ठीक है, 2004 में एक केस होता है जिस केस का नाम है चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस। इस केस में बोला जाता है दैट शेड्यूल कास्ट इज अ होमोजेनस ग्रुप, ये एक अकेला ग्रुप है, इसको आप सब डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये एक होमोजेनस ग्रुप है, आप इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते हो। 2004 में ये चीज हो गई। अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि यार एक ही चीज को यहाँ पे मतलब सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिसको एक बार बेनिफिट मिल गए, ये वैसी बात है जैसे ओबीसीज में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है, वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो वो लगाने के लिए क्या किया गया, एक सब कमेटी बनाई गई, कमेटी बनाई 5 मिनिस्ट्रीज को मिला के, जिसमें होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, और ये सारी मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स आए। इन्होंने कुछ बंदे नॉमिनेट किए, उस कमेटी के चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी बने। उस कमेटी का एक मेजर एजेंडा ये था दैट इट विल लुक इनटू स्ट्रैटेजीज, कि हम क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम पर्टिकुलरली
एससी कोटा को इतना इम्प्लीमेंट करे कि एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन के नाम पे वो ब्रेकअप हो जाए, एससी कोटा का ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, एंड वी डू नॉट डेविएट फ्रॉम द मेन मैटर। बट अभी रिसेंटली 2024 में हुआ क्या है, लास्ट मंथ अगस्त 2024 में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था। केस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एडिटोरियल के इंट्रोडक्शन में केस लिखा हुआ है, ठीक है। केस का नाम क्या है, द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स, विच इज ऑन द सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। केस में 7 जज बेंच बैठा था। 7 जज बेंच ने बोला दैट सब क्लासिफिकेशन इज अलाउड, ठीक है, सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इन्होंने बोला दैट वी नीड टू क्रिएट सब क्लासिफिकेशन फॉर एससीज एंड एसटी कैटेगरी बोथ। सब क्लासिफिकेशन करेंगे और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक जज थे जिनका नाम था जस्टिस BR गवाई। उन्होंने बोला दैट क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए एससी और एसटी में भी, जैसे ओबीसी में आ रहा है। बट इस जजमेंट के बाद यूनियन लेवल पे, सेंटर लेवल पे बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जिन्होंने बयान दिया, जिन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अभी हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एससी एसटी में नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये तो हो गई बातें। अब समझते हैं कि ये जो सब क्लासिफिकेशन है कास्ट का, ये असल में कितना डीप रूटेड है। बेसिकली डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी वर्ड जुड़ा है फ्रेटर्निटी का, ठीक है। ये फ्रेटर्निटी का वर्ड, और उन्होंने मैत्री का कॉन्सेप्ट दिया था। बोला कि हमें जरूरत है कोऑपरेशन करने की, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की, अमंग शेड्यूल कास्ट्स। क्योंकि शेड्यूल कास्ट में मैंने आपको एक प्राइम एग्जांपल बोला कि एक कास्ट दूसरे कास्ट के, दोनों लोअर कास्ट है, ठीक है, बट एक दूसरे के अगेंस्ट में ही क्या कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। डॉक्टर BR अंबेडकर एंड अदर प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, जैसे उन्होंने महाद सत्याग्रह फॉलो की थी, कलाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट उन्होंने चलाई थी, ठीक है। किस लिए चलाई थी, ताकि जो हमारे डाउन ट्रोडन कास्ट है उनको ऊपर उठाया जा सके सोशल हायरार्की में, ठीक है। ये एडिटोरियल भी यही चीज को रिआइटरेट कर रहा है। एडिटोरियल यही बोल रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो सब कास्ट है इनको एक दूसरे के लिए, ये नहीं करना चाहिए कि एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं आपस में ही, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन ये एडिटोरियल और भी कुछ कास्ट को हाईलाइट कर रहा है, जैसे मदिगा डंडोरा मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, which was misrepresented as being detached from the sphere of an Ambedkarite consciousness। मदिगा डंडोरा मूवमेंट भी इसीलिए स्टार्ट हुई थी कि आप ऐसा मत करो, आप अलग अलग दलित पॉलिटिक्स में या दलित में बिल्कुल डीपली सेग्रीगेशन मत करो कास्ट का, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी था मांग कास्ट जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, विच हैज अंबेडकर पिक्चर अलोंगसाइड द लोक शाहिर अन्ना भाऊ साथे। ये एक ऐसी कास्ट है जो अंबेडकर और लोक शाहिर अन्ना भाऊ दोनों को मानते हैं, ठीक है। ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पे सोशल जस्टिस की बात की जा रही है। सोशल जस्टिस एक्चुअल में क्या है कि आपको सोशल लेवल पे सेम रेस्पेक्ट, सेम स्टेटस मिले जो बाकी सब लोगों को मिल रहा है, ठीक है। एंड द ऑथर says that supporting the sub classification movement and embracing its potential benefits to enhance the social justice politics at जाति level would be a mature approach, ठीक है। तो हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए, हमें यहाँ पे ये मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि जो लोगों ने एक बार फायदा उठा लिया रिजर्वेशन का, कास्ट का, वो दोबारा ना उठाए, और बाकी सब लोगों का भी प्रोग्रेस हो और सब लोग यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी पे आ जाए, ठीक है। क्लियर यहां तक। सब कैटेगराइजेशन अमंग शेड्यूल कास्ट्स अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आया था रोहिणी कमीशन, ठीक है, जो आज तक एफर्ट्स लिए गए हैं। रोहिणी कमीशन आया था विच फोकस्ड ऑन ओबीसी सब कैटेगराइजेशन। इसने जुलाई में बहुत पहले, आई गेस आई डो नॉट रिमेम्बर द डेट,
बट ठीक है, वो जो हो गया 2004 का जो जजमेंट था ईवी चन्नैया केस का, वो हमने डिस्कस कर लिया, आंध्र प्रदेश का। प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस, एक तो ये था। 2020 में एक और डिसीजन आया था अबाउट सब कैटेगराइजेशन, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ स्टेट के पास पावर है कि सब कैटेगराइजेशन करे। However, this should be referred to larger bench. Larger bench चेन्नैया केस में 5 जजेस का बेंच था, और अभी का जो केस है जिसमें ये जजमेंट हुआ है उसमें 7 जजेस का बेंच था। इसीलिए अभी का जजमेंट जो है उसने पुराने सारे जजमेंट्स को ओवरटर्न कर दिया। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब स्टेट्स ने ट्राई किया है टू सब क्लासिफाई द कास्ट। हाउएवर द रिजल्ट्स आर ऑन होल्ड। इसके साथ साथ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इट हैज आल्सो फेवर्ड द सब कैटेगराइजेशन, ठीक है। बट एनसीएससी ने डिसफेवर किया है, उन्होंने नहीं एग्री किया है इस पे। वैसे ही 14 स्टेट्स डिसएग्री कर रहे हैं, 7 स्टेट्स अग्री कर रहे हैं कि हमें सब कैटेगराइजेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके साथ साथ जो अभी की न्यूज यही थी कि ये कंट्रोवर्शियल एंड इम्पैक्टफुल डिसीजन हो सकता है कि अगर हमने ऐसा किया तो सब कैटेगराइजेशन को अगर हमने इंट्रोड्यूस किया। ये माइंड मैप मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि आपको ये समझाऊं कि एक्चुअल में आपको कितने पॉइंट्स छोटे छोटे लिखने होते हैं अपने नोट्स में। बहुत कम पॉइंट्स आपको लिखने हैं और बहुत छोटे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? डन। नाउ दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। ये बिल वेस्ट बंगाल की असेंबली में आई थी, उन्होंने सब लोग ने इसको सपोर्ट किया और पास कर दिया, ठीक है। अब इस बिल में समझना क्या है। ये बिल 5 ऐसे क्राइम्स को क्रिमिनलाइज करना चाहती है और यहाँ पे 5 क्राइम्स के लिए डेथ पेनल्टी लेके आना चाहती है। ये बोल रही है कि अगर कोई भी रेप करता है, या कोई पुलिस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट या पब्लिक सर्वेंट रेप करता है, या उस रेप की वजह से जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है, या वो विक्टिम परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कोमा या ऐसी सिचुएशन में चला जाता है कि उसके बाद उसका जिंदा रहना इज लाइक अ बर्डन, और ही इज मोर टू बी कंसिडर्ड, ही और शी इज मोर टू बी कंसिडर्ड एज डेड, ठीक है। गैंग रेप या रिपीटेड ऑफेंडर है, इन सब केसेस में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, सीधे सजाए मौत होनी चाहिए। नाउ पॉइंट यहाँ पे ये है कि या क्या ऐसा हो सकता है कि डेथ पेनल्टी दी जाए, और क्या डेथ पेनल्टी देने से यहाँ पे हमारे लिए ये इजी होगा कि डेथ पेनल्टी दे दी और जो है क्राइम्स रुक जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि डेथ पेनल्टी देने से क्राइम्स खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये जो बिल है ये अमेंड करना चाहती है। किस चीज को अमेंड करना चाहती है? सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता को। भारतीय न्याय संहिता जो कि हमारा नया आईपीसी है, नया इंडियन पिनल कोड है, भारतीय न्याय संहिता, इसको अमेंड करना चाहती है और बोल रही है भारतीय न्याय संहिता में हम डेथ पेनल्टी का प्रोविजन डाल दे, किसका? रेप का। फर्दर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि नया सीआरपीसी है, इसमें हम ये करें कि हम अलाउ कर दे स्पेशल कोर्ट्स बनाना, कि एक अलग से स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं जो ऐसे ऑफेंसेस को, रेप के केसेस को हैंडल करे और जल्दी से जल्दी उनको सजाए मौत दे। प्लस ये बिल अमेंड करना चाहती है पॉक्सो के एक्ट को। पॉक्सो का एक्ट 2012 में आया था, और 2012 के इस एक्ट में ये लिखना चाहती है कि यहाँ पे भी अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उस केस में भी डेथ पेनल्टी हो। क्लियर यहाँ तक? सारी चीजें समझ में आ गई? अभी करंटली हमारे पास प्रेसिडेंट का एसेट इस बिल को मिलना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इस बिल की वजह से जो है अमेंडमेंट हो रही है किसमें? नेशनल लेवल के लॉज में। प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा तब जाके ये चीज अप्रूव हो जाएगी और तब जाके ये बिल एक्ट बनेगा, ठीक है। क्लियर यहां तक समझ में आ गया? प्लस दिस बिल हैज आल्सो स्टेटेड दैट रेप इज अ कर्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट सच क्राइम्स। हमें एक्चुअल में अगर चाहिए तो हमें सोशल रिफॉर्म्स चाहिए, क्योंकि लॉज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लॉज इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं। बेसिकली रीजन क्या है? अगर आपको याद हो तो अभी जो आर जी कर हॉस्पिटल का केस हुआ था उसमें भी इट टुक अराउंड 14 आवर्स
फॉर पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर। वैसे ही जो बदलापुर केस है, इसमें भी हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल परसों में, दैट हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए, हमें बेटी बचाओ एंड बेटा पढ़ाओ लेके आना पड़ेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है कि आपको अपने बेटों को पढ़ाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि वो फीमेल्स के साथ, गर्ल्स के साथ, वुमेन के साथ जो उनके अराउंड में रहती है, कैसे बर्ताव करे, कैसे बिहेव करे, उनको कैसे प्रोटेक्ट करे। इन सब चीजों पे बात हो, इन सब चीजों पे आप अपने बच्चों को समझाओ। दिस इज द सोशल रिफॉर्म जो काम में आना चाहिए। लॉज की इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। इसीलिए जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी जो आई थी, इस कमेटी ने भी ये बोला था दैट इट वाज नॉट इंक्लाइंड कि रेप के केसेस में डेथ सेंटेंस हो जाए। ऐसा नहीं बोला गया था। बट यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि इन्होंने बोला कि अगर हम डेथ सेंटेंस दे दें, उसके बाद तो रिफॉर्मेशन का चांस ही नहीं बचेगा। जो क्रिमिनल है वो तो रिफॉर्म हो ही नहीं पाएगा, उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा पश्चाताप करने का, वो तो वापस एक नॉर्मल सिटीजन बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा डिले कर दे। नहीं इंप्लीमेंट किया, नहीं रेकमेंड किया जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी ने। क्लियर? देयरफॉर जस्टिस विल बी सर्व्ड इफ द बैरियर्स टू वुमेन्स एडवांसमेंट आर रिमूव्ड बाय फर्स्ट मार्किंग द वर्क प्लेसेस एंड होम्स सेफ फॉर देम। जहां पे भी औरतें काम कर रही हो, जहां पे भी वो घरों में रह रही हो, क्योंकि घर में भी उनके पास ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं, इवन घर का ही कोई फैमिली मेंबर कर रहा होता है, ऐसे भी केसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ठीक है? तो ये सब चीजें करने की जरूरत है, उसके बाद डेथ पेनल्टी पे आने की जरूरत है। दिस एडिटोरियल इज अबाउट हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने कोई लॉ पास किया हो। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट बना है जहां पे गर्ल्स और बॉयज की एज 21 कर दी गई है फॉर मैरिज। अब समझना यह है कि 18 साल की लड़की थी और 21 साल का एज था लड़के का, तब ये शादी कर सकते थे। ठीक है? अब क्या कर दिया गया है कि 21 साल की एज होनी चाहिए दोनों की, तब जाके ये शादी करेंगे। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? दो चीजें समझने वाली बात यह भी है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट है हमारे पास 2006 का। चाइल्ड मैरिज एक्ट है हमारे पास 2006 का। इस चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई बच्ची जिसकी, ये मैरिज एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था रकमाबाई केस के ऊपर। वो केस सिमिलर केस था। अब आप समझो केस क्या था, से केस को छोड़ दो, अब आप समझो एसेंस क्या है केस का। कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर अगर किसी बच्चे या बच्ची की शादी हो गई एज चाइल्ड मैरिज, तब वो 18 साल से छोटी थी लड़की और 21 साल से छोटा था लड़का, तो ये एक्ट उनको एक प्रोविजन देता है कि जब आप माइनर थे आपकी शादी हो गई, बट अब आप उस शादी को खत्म कर सकते हो जब आप बड़े हो गए हो। ठीक है? बड़े होने के 2 साल के बाद आप उस शादी को खत्म कर सकते हो। इसीलिए जब वुमेन 20 साल की हो या जब मैन 23 ईयर्स के हो, तो वो उस शादी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है? 20 और 23 साल के बाद खत्म कर सकते हैं अगर वो अभी भी उस शादी में ना रहना चाहते हो तो। अब ये तो समझ में आ गया। बट ये क्या चीज थी? चाइल्ड का डेफिनेशन, कि चाइल्ड यहाँ पे 18 साल से छोटी थी गर्ल और 21 साल से छोटा था लड़का। अब इसी चाइल्ड के डेफिनेशन को चेंज करना चाहता है ये एक्ट, और ये बोलना चाहता है कि ये जो चाइल्ड है इसकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, और 21 से छोटा जो भी बच्चा होगा वो चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। अब आप मुझे बताओ, पिछले इतने साल में 18 साल से 21 साल तक जितनी भी लड़कियां थी, ठीक है, 19 साल की लड़कियां, 20 साल की लड़कियां, 21 साल की लड़कियां जो थी, 21 से छोटी लड़कियां जो भी थी 20 साल की, 20 साल और कुछ महीने, इनकी शादी हो गई। अब तो ये शादियां कंसिडर की जाएंगी चाइल्ड मैरिज, अगर ये लॉ पास होता है तो। और ये 3 साल की एज में जितनी भी शादियां हुई है, व्हाट विल दे डू? दे विल एंड अप इनटू दिस विच इज नोन एज द वेब ऑफ प्रोसिक्यूशंस।
जो यहाँ पे ऑथर लिख रहे हैं दैट दिस इज अ वेब ऑफ प्रोसिक्यूशंस, कि इनको एक जाल में बंधा जाएगा, वो उस जाल में फंस जाएंगे, वो कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे और अपनी शादी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चाइल्ड मैरिज है। अब बात समझ में आ गई? दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद दिस एक्ट। प्लस इस एक्ट में एक और चीज है, वो ये है कि ये एक्ट एक स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है। ये एक्ट सेंट्रल लेवल पे इंप्लीमेंट हो या स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट हो, इसके लिए कंडीशन ये है कि ये चाइल्ड मैरिज एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, इसको ओवरटर्न करना चाहती है या इसको सुपरसीड करना चाहती है। इस एक्ट के ऊपर एक नया नोटिफिकेशन, एक नया एक्ट लेके आना चाहती है, जिसका नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2024, हिमाचल प्रदेश का। इसीलिए इस बिल को प्रेसिडेंट का असेंट मिलना जरूरी है। प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा तब जाके ये बिल पास होगी, तब जाके ये बिल कंसिडर होगी, क्योंकि मैरिज एंड डिवोर्स कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। और ये आपको याद रखना होगा, ये किसका पार्ट है? कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। और ये चीज जब हो जाएगी तभी ऐसा होगा कि ये बिल इंप्लीमेंट होगी एज एक्ट। बट ये एक्ट कहाँ लगेगा? क्या ये पूरे नेशन में लगेगा? नहीं, ये बस उस स्टेट में लगेगा जिस स्टेट ने इसको लाया है। ठीक है, और ये चीज इंप्लीमेंट होगी उसी एक स्टेट में। कंसिडर किया जाएगा एक 21 ईयर से छोटी हर एक वुमेन को और हर एक मेल को एज चाइल्ड। ठीक है, फॉर द मैरिज पर्पजेज एंड फॉर द डिवोर्स पर्पजेज। क्लियर यहां तक? नाउ समझना यह है कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एडिटोरियल के ऑथर बोल रहे हैं दैट अगर हमने इंक्रीज करा एज टू 21 ईयर्स, इसका मतलब ये होगा कि प्रोसिक्यूशन ऑफ गर्ल्स होगा, परसिक्यूशन ऑफ गर्ल्स होगा राइट अप टिल 21 ईयर्स ऑफ एज। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शादी को एक सजा माना जाता है कि कहीं हमारी बच्ची, कहीं कोई बेटी भाग ना जाए। ठीक है, लव मैरिज ना कर ले, इसलिए उनकी शादी पहले ही कर दी जाती है और 21 साल तक उनको वेट करना पड़ेगा शादी का। हाउएवर अगर आप देखो तो 2008 के लॉ कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से 2018 में इन दोनों ने बोला था, 2008 में लॉ कमीशन ने, 2018 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला था कि एज जो मैरिज की है ये 18 साल करनी चाहिए दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों की 18 साल करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप 21 साल की कर रहे हो। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। क्लियर? यहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट्स भी आ गए, आपका आज का क्वेश्चन भी इसी पे है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इसकी हमें उम्मीद है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसका आंसर लिखने के बाद हमें सबमिट करेंगे। अगर आपको आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे हमारे दिए गए नंबर्स पे। लास्ट में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि एक रीजन्स है, क्वेश्चन आता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में प्लेसेस से। ठीक है, पिछली बार आपने देखा होगा 2023 और 2024 के पेपर में खारकीव पूछा गया, जेफोरीजिया पूछा गया। ये कुछ रीजन्स है जो यूक्रेन में थे, पूछे गए। इजराइल से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक पेज रखें या एक छोटी सी डायरी रखें जिस पे आप लिखे प्लेसेस इन न्यूज। जितनी भी प्लेसेस न्यूज में आती जाएंगी मैं वहां पे आपको बोलता जाऊंगा कि ये वाली प्लेस आप अपने इस लिस्ट में लिख दो। बस ये जितने भी रीजन्स यहाँ पे है यूक्रेन से रिलेटेड है। पहला रीजन है कुर्क्स रीजन, दूसरा है लिविव रीजन, तीसरा है कार्लिफ्का और चौथा है परकॉक्स। ठीक है, ये चार रीजन्स और ये चार एरियाज हमें याद रखने हैं और इसके साथ साथ पोल्टोवा भी याद रखना है। इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है, रशियन लैंग्वेज है, याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इस सिटी की जो बात की जा रही है, लिविव सिटी की बात जो की जा रही है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, और ये वेस्टर्न साइड में पोलैंड के बॉर्डर के पास है। ठीक है, और यहीं पे कुछ अटैक्स हुए हैं, कुछ बच्चे मरे हैं, कुछ बूढ़े मरे हैं। दैट इज समथिंग विच इज नॉट आर कंसर्न। हमें ये सब चीजें याद नहीं रखनी है। इसको छोड़ के हमें जितनी भी मैंने यहाँ पे रीजन्स और प्लेसेस हाईलाइट की है इनको याद रखना है आप।
ठीक है, डन। ये रशिया के कुछ और यूक्रेन के कुछ और रीजन्स हैं जो न्यूज में रहे हैं इसी एक साल में। जैसे सुत्जा, यहाँ पे एक बॉर्डर रीजन है, गुयुवो और लुयुम्भोवो एंड ओरेनोफो एंड सेनागोस्ट, ये सारे रीजन्स आप याद रख सकते हो क्योंकि ये कुर्स्क रीजन में बिलोंग करते हैं ये सारी प्लेसेस। और कुर्स्क में बहुत ही मेजर लेवल पे यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं रशियन आर्मी पे और रशियन टेरिटरीज में। ठीक है, डन यहां तक। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन हेयर ऑन जीनो आईएएस यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। जो भी डाउट्स और जो भी चीज़ें आपकी है वो सारी वेलकम है। आपका फीडबैक भी वेलकम है। आपको जो भी बोलना है, हमें कहाँ इम्प्रोवाइज करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए, सब चीज़ों का आपको मोस्ट वेलकम है। हमेशा अजीत तिवारी सर का आप पे आशीर्वाद रहे और हम आपके लिए हमेशा काम करते रहे, इसकी आशा करते हैं। सी यू टुमारो एट सेम टाइम ऑन सेम यूट्यूब चैनल with the new newspaper analysis that will be of 6th September. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat.